नमस्कार। आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेचैन कर देने वाला सवाल है। हम कमलेश्वर के मशहूर उपन्यास कितने पाकिस्तान की दुनिया में गहराई में उतर रहे हैं। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही अनोखी कल्पना से होती है। हाँ, सोचिए कि अगर वक्त को मतलब पूरे के पूरे इतिहास को ही एक अदालत में खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा। हाँ, और यही वो हुक है जो आपको एकदम से पकड़ लेता है। एक ऐसी अदालत जहाँ जज कोई इंसान नहीं है, खुद समय है। और कटघरे में कौन है? गांधी, जिन्ना, नेहरू से लेके सद्दाम हुसैन तक। और उनके साथ साथ बुद्ध और कबीर जैसे संत भी खड़े हैं। ये एक ऐसा मुकदमा है जहाँ सवाल किसी एक घटना का नहीं है बल्कि शायद पूरी इंसानियत का है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि लेखक के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क का नाम क्यों नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा खतरनाक विचार है जो सरहदों के पार हम सब के अंदर भी हो सकता है। चलिए तो फिर इसी अनोखी अदालत से शुरू करते हैं। हाँ। ये कोई आम कहानी की तरह नहीं खुलती, हाँ, है ना? नहीं। इसकी बनावट ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है। सही बात है। ये एक अदालतनामा है, एक तरह का कोर्ट रूम फिक्शन। लेकिन यहाँ पर मुकदमा किसी एक व्यक्ति पर नहीं चल रहा। अच्छा। लेखक ने तो एक तरह से पूरी इंसानियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और इस अदालत का नाम भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिस्ट्री। और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि इस अदालत में गवाह कौन है। हाँ, गवाह है इतिहास के पन्ने, हमारी संस्कृति, हमारी कविताएं और सबसे बढ़कर वो करोड़ों बेनाम लोग जो हर दौर में सत्ता और सियासत का शिकार हुए हैं। और यही इस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको सिर्फ एक पाठक या दर्शक नहीं रहने देती। आप अनजाने में ही एक जज की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आप फैसला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर पन्ने के साथ ये और मुश्किल होता जाता है कि असल में दोषी कौन है। और शायद इसीलिए ये किताब इतनी बेचैन करती है, क्योंकि जज की कुर्सी पर बैठकर आप किसी एक पर उंगली नहीं उठा सकते। जैसे ही आप जिन्ना को दोषी ठहराते हैं तो नेहरू और पटेल के फैसले सामने आ जाते हैं। आप अंग्रेजों को दोष देते हैं तो समाज के अंदर की जो नफरत है वो दिखने लगती है। हाँ, ये एक मल्टी वॉइस नैरेटिव है। इसमें कई सच हैं और सारे एक दूसरे से टकराते हैं। कमलेश्वर ये साफ कर देते हैं कि विभाजन जैसी त्रासदी किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी की गलती नहीं थी। वो एक सामूहिक विफलता थी जिसका बोझ हम सब पर है। तो मतलब ये अदालत सिर्फ 1947 के बंटवारे की बात नहीं कर रही? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है ना? हाँ, और यही हम उपन्यास के केंद्रीय विचार पर पहुंचते हैं। कमलेश्वर की सबसे बड़ी देन ही यही है। क्या? वो कह रहे हैं कि 1947 में जमीन पर जो लकीर खींची गई वो तो बस एक नतीजा थी, एक फल था। अच्छा। असली बंटवारा तो बहुत पहले लोगों के दिलो दिमाग में शुरू हो चुका था। इसी से जुड़ी स्रोत में वो एक पंक्ति है, पाकिस्तान सिर्फ बाहर नहीं हमारे अंदर भी है। बिल्कुल। जो मैंने ये पढ़ा तो मुझे सच में रुककर सोचना पड़ा, ये भीतरी पाकिस्तान क्या चीज है? ये वो दीवारें जो हम धर्म, जाति, भाषा या विचारधारा के नाम पर अपने और दूसरों के बीच खड़ी कर लेते हैं। जब एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ उसकी पहचान से देखता है, ये हिंदू है, वो मुसलमान है, ये हमारी तरफ का नहीं है, उसी पल वो अपने अंदर एक पाकिस्तान बना रहा होता है। मतलब ये नफरत की, शक की एक मानसिक सरहद है। हाँ, परायपन की सरहद। तो लेखक के लिए 1947 का विभाजन कोई एक अकेली घटना नहीं थी। नहीं, वो जहर का, आप कह सकते हैं, क्लाइमैक्स था जो सदियों से समाज में घुल रहा था। अच्छा। इसीलिए उपन्यास पाकिस्तान को एक भौगोलिक देश से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक स्थिति की तरह देखता है। एक बीमारी की तरह। एक ऐसी बीमारी जो कहीं भी फैल सकती है, किसी भी समाज में, किसी भी समय, जब भी हम इंसानियत से बड़ी किसी पहचान को मान लेते हैं। और इसी सोच से वो बड़ा सवाल भी पैदा होता है जो उपन्यास बार बार पूछता है। कौन सा? हमने पाकिस्तान बनाया या पाकिस्तान ने हमें? ये सवाल आज भी उतना ही ताजा लगता है। और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। क्या हमारी नफरतों ने एक देश को जन्म दिया, या फिर उस देश को बनाने की सियासत ने हमें हमेशा के लिए एक दूसरे से नफरत करना सिखा दिया? ये उपन्यास आपको इन सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है। इस पूरी बहस में जो आवाजें हैं, गांधी की, जिन्ना की, बुद्ध की, वो सिर्फ लोग नहीं है ना? नहीं, वे अपने आप में पूरे विचार लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस उपन्यास में पारंपरिक अर्थों में पात्र है ही नहीं। अच्छा, यहाँ हर ऐतिहासिक शख्सियत एक विचारधारा का प्रतीक है। ये किरदारों का नहीं, विचारधाराओं का टकराव है। जैसे गांधी, वो सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं है। नहीं, वो नैतिकता और अहिंसा की एक ऐसी आवाज है
जो हर तरह की सत्ता से सवाल करते हैं, चाहे वो अंग्रेजों की हो या कांग्रेस की। और उनके ठीक सामने खड़े हैं जिन्ना, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत और राजनीतिक अलगाववाद का प्रतीक हैं। फिर नेहरू हैं, जो आजाद भारत के सपनों और आधुनिकता का चेहरा है। लेकिन उपन्यास ये भी तो दिखाता है कि कैसे उनकी नीतियां, उनका आदर्शवाद जमीनी हकीकत को समझने में कई बार नाकाम रहता है। बिल्कुल, आम आदमी के दर्द को समझने में। पर इस पूरे सियासी शोर में लेखक बुद्ध और कबीर को क्यों लाते हैं? उनका यहाँ क्या काम है? यही तो इस उपन्यास का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब सियासत और नफरत की बहस अपने चरम पर होती है, तो बुद्ध और कबीर की आवाजें हमें प्रेम की, करुणा की, इंसानियत की याद दिलाती हैं। तो वो एक तरह से अदालत की अंतरात्मा है। हाँ, बिल्कुल। वो याद दिलाते हैं कि हर सियासी फैसले का असर इंसानों पर पड़ता है। और इन सब बड़ी बड़ी आवाजों के नीचे दबी हुई एक और आवाज है, आम लोगों की। वो हिंदू, वो मुसलमान जो ना दिल्ली में थे ना कराची में, वो तो बस अपने गांव, अपने घर में थे और अचानक अजनबी बना दिए गए। वही तो इस कहानी के असली पीड़ित हैं। हाँ। और उनका दर्द ही उपन्यास की आत्मा है। इन प्रतीकात्मक किरदारों का टकराव हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वो क्या है? वो सवाल ये है कि जब बुद्ध, कबीर और गांधी जैसे महान नैतिक विचार भी सियासत की बिसात पर हार जाते हैं, तो इंसानियत के पास उम्मीद के लिए बचता क्या है? ये तो है। उपन्यास दिखाता है कि सत्ता की राजनीति के सामने करुणा और अहिंसा अक्सर बेबस नजर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये विरोधाभास थोड़ी नाउमीदी नहीं पैदा करता? करता है, बिल्कुल करता है। और लेखक इस नाउमीदी को छुपाता भी नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? वो एक वैकल्पिक रास्ता सुझाता है। वो कहता है कि शायद राजनीतिक न्याय कभी ना मिले, सत्ता कभी किसी को पूरी तरह इंसाफ न दे, लेकिन मानवीय सहानुभूति और करुणा में वो ताकत है जो शायद घाव भर सकती है। न्याय नहीं, पर मरहम जरूर मिल सकता है। और ये मरहम की जरूरत इसीलिए है क्योंकि सत्ता तो हमेशा घाव ही देती है। हाँ। उपन्यास का एक बड़ा हिस्सा इसी सत्ता और जनता के संघर्ष को दिखाता है। ऐसा लगता है कि लेखक का मानना है कि सत्ता की फितरती बांटना है। बिल्कुल। उपन्यास ये साफ कहता है कि चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो या ब्रिटिश राज, सब ने अपने अपने फायदे के लिए समाज की दरारों को और चौड़ा किया। लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया गया। हाँ, जैसे गरीबी और असमानता। और इसका जो नतीजा हुआ वो विभाजन की त्रासदी है। वो दंगे, कत्लेआम, औरतों के साथ हुई हिंसा और वो करोड़ों लोगों का विस्थापन। उपन्यास इन कहानियों को सिर्फ बताता नहीं, वो महसूस कराता है। लेखक की एक पंक्ति है, इतिहास के पन्नों पर खून का रंग कभी सूखता नहीं। और यहीं से स्मृति का संघर्ष, या जिसे मेमोरी वॉर्स कहते हैं, वो विचार सामने आता है। वो क्या है? उपन्यास ये दिखाता है कि इतिहास हमेशा ताकतवर लोग लिखते हैं। किसकी कहानी कही जाएगी और किसकी भुला दी जाएगी, ये भी सत्ता ही तय करती है। तो जो इतिहास हम स्कूलों में पढ़ते हैं वो अधूरा है? वो एक नजरिए से लिखा गया सच है। कमलेश्वर का उपन्यास उसी एक तरफा इतिहास को चुनौती देता है। अच्छा। ये उन लोगों की यादों, उन लोगों की कहानियों को सामने लाता है जिन्हें सरकारी इतिहास ने हाशिए पर धकेल दिया था। इसे दिखाने के लिए लेखक ने कुछ प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया है, जैसे घर का खाली होना। हाँ, घर या गांव का खाली होना सिर्फ एक जगह छोड़ने का प्रतीक नहीं है। ये अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से, अपनी पूरी दुनिया से उखड़ जाने का दर्द है। और दूसरा प्रतीक है खून का दाग। वो क्या दर्शाता है? खून का दाग इतिहास की उस हिंसक और दर्दनाक याद का प्रतीक है जिसे आप कितना भी धोने या छुपाने की कोशिश करें, वो कभी पूरी तरह मिटता नहीं है। वो हमेशा कहीं ना कहीं रह जाता है। हाँ, हमें उस त्रासदी की याद दिलाता रहता है। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें, तो कितने पाकिस्तान हमें इतिहास को एक बंद किताब की तरह पढ़ने से रोकता है? सही है। ये उसे एक जिंदा, एक बहती हुई बहस बना देता है। सही कहा। इसका सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि असली त्रासदी तब नहीं होती जब जमीन पर सरहदें बनती हैं। कब होती हैं? असली त्रासदी तब होती है जब हमारे दिल और दिमाग में सरहदें खिंच जाती हैं,
जब हम किसी इंसान को इंसान की तरह नहीं बल्कि एक लेबल की तरह देखने लगते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हर दौर में हर समाज के लिए प्रासंगिक है। और अगर हम समाधान की बात करें तो लेखक का इशारा किसी राजनीतिक फॉर्मूले की तरफ नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर से शुरू होगा, सहानुभूति से, आत्मनिरीक्षण से। हाँ, ये पहचानने से कि कहीं हम भी तो अपने अंदर छोटी छोटी नफरत की दीवारें नहीं बना रहे। तो इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। उपन्यास हमें अपने अंदर के छोटे छोटे पाकिस्तान को पहचानने और तोड़ने के लिए उकसाता है। तो आज के दौर में ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। क्या आज हमारे समाज में धर्म, राजनीति या सोशल मीडिया की विचारधाराओं के नाम पर ऐसी ही नई दीवारें, नए पाकिस्तान नहीं बन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर और अपने आसपास खोजना होगा।